पूरा क्या है, जुडिशरी का सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे, है ना। पूरा तो तब पढ़ेंगे जब पूरा आर्टिकल के साथ देखेंगे, उसके एक एक प्रोविजंस देखेंगे न्यायपालिका के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा अनुच्छेद है, हाई कोर्ट के लिए कौन सा अनुच्छेद है, ये सब सारा वहां पे हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो जो जुडिशरी जो काम करती है उसके लिए तो कोई कानून चाहिए होता है, क्योंकि कानून के हिसाब से ही वो फैसला सुनाएगा। तो ये कानून दरअसल वो कितने तरह का होता है। जैसे कानून जब भी मेरे दिमाग में आता है कानून, तो कानून क्या होता है, लोगों को रेगुलेट करने के लिए होता है, और ये अलग अलग समाज में अलग अलग प्रकार से हो सकता है। जैसे भारतीय समाज की बात अगर हम करें तो यहाँ पे कानून अलग तरीके से चलेगा, ब्रिटेन का सोसाइटी हमसे अलग है तो वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन अलग होगा। देखो कानून क्यों होता है, समाज को सही रूप से चलाने के लिए, एक सही ढंग से, प्रॉपर तरीके से, एक अच्छा मैनेजमेंट के तहत सब चीज चले, इसके लिए कानून को लाया जाता है। अब देखो अलग अलग समाज के लिए अलग अलग कानून होते हैं, तो यही 4 प्रकार के लॉ होते हैं, इसके बियॉन्ड कोई लॉ नहीं होता है। इसी में से हम लोग पढ़ेंगे फिर लास्ट में जाकर कि भारत में कौन सा कानून चल रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि ये कानून कितने तरह का होता है। 4 तरह का कानून होता है। सबसे पहला कौन है, पॉजिटिव लॉ, जिसको क्या बोलते हैं, सकारात्मक विधि। दूसरा कौन है, नेचुरल लॉ, जिसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक या नैसर्गिक विधि कहते हैं। तीसरा क्या होता है, कॉमन लॉ, जिसको क्या बोलते हैं, लोक विधि कहते हैं। और चौथा क्या होता है, ईश्वरीय विधि होता है। ठीक है, ईश्वर के हिसाब से चलने वाले कानून। अब जब भी बात हम पॉजिटिव लॉ की करते हैं, तो पॉजिटिव लॉ का मतलब क्या होता है, जैसे पॉजिटिव लॉ कहेंगे तो दिमाग में चलने लगेगा कि चलो भाई निगेटिव लॉ भी होता होगा, कोई वैसा भी तो कानून हो निगेटिव लिस्ट यहाँ पे जारी करता हो। तो सकारात्मक विधि भी हो सकता है और नकारात्मक विधि भी हो सकता है। जैसे समझो, सकारात्मक विधि और नकारात्मक विधि का एग्जांपल समझो। सकारात्मक विधि का मतलब होता है कि तुम्हें ये काम करना है। जैसे तुम्हें सुबह उठ करके सबसे पहले ब्रश करना चाहिए, फिर उसके बाद नहाना चाहिए, उसके बाद जाकर के तुम्हें बैठ के मतलब नाश्ता करना, फिर बैठ के पढ़ना चाहिए। मतलब तुम्हें क्या क्या करना चाहिए ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो तुम्हें क्या करना है तुमको सिर्फ ये बताया गया है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव लॉ, सकारात्मक लॉ। जब हम बात करेंगे नेगेटिव लॉ, तो वहां पर क्या होगा, तुम्हें क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, जैसे ये नहीं करना है, जैसे किसी मतलब झूठ नहीं बोलना है, शाम में 6 बजे के बाद लेट घर नहीं आना है। मतलब लड़कियों के लिए आमतौर पर ऐसा रूल रेगुलेशन बनाया जाता है, जबकि लड़कों पे तो ऐसा रूल बनाया नहीं जाता है। तो तुम समझ रहे हो ना, ये नेगेटिव लॉ। फिर ये नहीं करना, जो जो काम नहीं करना है उसका लिस्ट दे दिया है। सकारात्मक वाले में क्या होता है कि क्या क्या काम करना है वो बताया गया। तो देख रहे हो ना, एक लिस्ट कैसा, एक कानून कैसा है जिसमें जो जो करना है वो दिया हुआ है, उसको हम सकारात्मक कानून कहते हैं। और एक कैसा कानून है कि हमें क्या क्या नहीं करना है उसके बारे में बताया गया। तो 2 तरह का कानून है। वैसे अगर देखा जाए तो कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा, सकारात्मक वाला रहेगा कि नकारात्मक वाला ज्यादा अच्छा रहेगा? नकारात्मक वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं करना है, यानी कि इसके छोड़ करके बाकी सब तो कर सकते हैं ना, तो उसमें आजादी क्या है, ज्यादा है। जबकि अगर हम बात करें सकारात्मक कानून में, तो वहां पर क्या होता है, आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, मतलब आपको ये सब चीज करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन आपको यहाँ पर ज्यादा मिलेगा। हो सकता है इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आपको बता दिया जाएगा। मतलब आपको झूठ नहीं बोलना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का हिंसा कर दीजिएगा। मतलब झूठ भी नहीं बोलना, हिंसा भी नहीं करना है। मतलब एक राज्य आपसे क्या क्या उम्मीद करता है। नकारात्मक वाले में सिर्फ साफ लिखा होता है कि ये 3 काम आप नहीं कर सकते हो, इसके अलावा आपको पूरा आजादी है। तो इंग्लैंड में तुम देखोगे वहां पे नेगेटिव लिस्ट चलता है, वहां पे तुम देखना कि वहां पे लोगों को काफी अच्छा खासा आजादी मिलता है वहां के लोगों को, कि जब तुम्हें कोई पेरेंट्स कह देगा कि ये 3 चीज नहीं करने, बाकी सब चीज कर सकते हो, तुमको और ज्यादा फ्रीडम मिलेगा। यही 3 चीज नहीं करना, नहीं करेंगे 3 चीज, कोई बात नहीं, बाकी सब चीज करेंगे, आराम से मजे से घूमे फिरेंगे। जैसे कुछ लोग घर वाले, जैसे एक और अच्छा एग्जांपल देते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं, देख बेटा जिंदगी में ये 3 काम कभी मत करियो, दारू नहीं पीना है, रात में 10 बजे के बाद घर आना वो मना है, और तीसरा बेफजूल का तुमको पैसा नहीं दे सकते, मतलब पैसा देंगे तो उसका पीछे तुमको हिसाब देना पड़ेगा। ये 3 चीज के अलावा तुमको जो करना है करो। तो लड़का को भी लगेगा या फिर लड़की को भी लगेगा चलो पापा ये 3 चीज के लिए मना करते हैं। दोस्तों के साथ पार्टी नहीं करना, ये कहाँ लिखा है, हम सवेरे कर लेंगे पार्टी, 10 बजे क्या, हम 8 बजे ही पार्टी करके चले आएंगे। तो ये हो गया बीच का रास्ता। अब जब पार्टी करके आएगा तो पापा कुछ बोल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि पापा आपने तुम्हें यही 3 चीज के लिए मना किया था। पार्टी करने से कब बोला कि पार्टी नहीं करना है, नहीं ना बोला था, कहाँ जाके पार्टी नहीं करना ये भी तो नहीं कहा था। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रीडम निगेटिव लॉ में हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, जबकि पॉजिटिव लॉ में क्या होता है, थोड़ा सा फ्रीडम
कम होता है। देखो अभी हम लोग समझेंगे, ये जब पॉजिटिव बताए इसके बैकग्राउंड में तुम नेगेटिव भी समझ लो, सकारात्मक विधि। जैसे इंग्लैंड में भी हम कहे नकारात्मक चलता है, लेकिन नकारात्मक के अलावा सकारात्मक विधि भी चलता है। यहाँ पर सकारात्मक विधि का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा विधि जिसमें कि सांसद का जो पावर है, वो कानून बनाने का जो पावर है, वो न्यायपालिका की तुलना में क्या है, ज्यादा है। यानी कि एक ऐसा समाज, एक ऐसा देश जहां पर सांसद का वैल्यू ज्यादा है। संसद जो भी कानून बनाएगा न्यायपालिका को मानना पड़ेगा, क्योंकि न्यायपालिका जब भी किसी को न्याय देगा तो ये सांसद के कानून के हिसाब से देगा, अपने मन से व्याख्या नहीं करेगा, ये अपना मन मर्जी नहीं चलाएगा, इसके हिसाब से चलेगा देश। किसके हिसाब से चलेगा? सांसद, क्योंकि सांसद ने लिस्ट बनाया हुआ है, ये आपको करना है। हालांकि यहाँ पर सकारात्मक का मतलब वो नहीं है जो हम बताए थे। यहाँ पर सकारात्मक का मतलब होता है कि संसद यहाँ पर क्या है, संसद यहाँ पे ज्यादा वैल्यू रखा है और न्यायपालिका का कम है। हम वो नेगेटिव लिस्ट और पॉजिटिव लिस्ट की बताए थे, जो कानून का जो ड्राफ्टिंग होता है उसकी बता रहे थे। एक होता है नेगेटिव लिस्ट और एक होता है पॉजिटिव लिस्ट, यानी कि ये जो कानून बना उसमें ये सिर्फ करना है, ये करना है, ये करना है। इसमें क्या होता है, ये सब नहीं करना है, ये वाला नहीं करना है, ये वाला नहीं करना, ये जो कानून दिया होता है ना, ये सब चीज छोड़ करके बाकी जो भी करोगे कोई टेंशन नहीं। और पॉजिटिव वाले में क्या होता है, ये सब आपको करना चाहिए, राज्य आपसे उम्मीद करता है इस तरह से। ये कानून किस तरह का होगा वो बता रहे हैं, और यहाँ पे कानून का जो व्यवस्था है किस तरीके से वहां पे कानून बनाया जाएगा वो बताया जा रहा है। तो सकारात्मक विधि में किसका वैल्यू ज्यादा है, संसद का वैल्यू ज्यादा है, जबकि न्यायपालिका का वैल्यू उतना नहीं है। सेकंड देखते हैं, प्राकृतिक या नैसर्गिक विधि क्या होता है। नाम से ही लग रहा है एक ऐसा कानून जो प्रकृति के हिसाब से चलता हो, मतलब प्रकृति ने जो तुम्हें अधिकार दिया है उसके हिसाब से चलेगा। जैसे सांस लेने का अधिकार, अब सांस लेने का अधिकार तो प्रकृति ने दिया है ना। क्या कोई भी देश, कोई भी सांसद या कोई भी न्यायपालिका भी अगर हम बात करें, कोई हमसे ये पावर छीन सकता है? कोई भी कानून बना के हमारे सांस लेने के अधिकार को नहीं छीना जा सकता है। जीवन जीने का अधिकार भी कोई हमसे नहीं छीन सकता है। तो जो अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता, जो हमें प्रकृति ने दिया है, मनुष्य होने के नाते प्रकृति ने हमें दिया है, उस अधिकार को कोई हमसे नहीं छीन सकता है। और जब उसके हिसाब से जब देश में कानून बनाया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक कानून। जैसे आदिवासी लोग जो जीते हैं वो प्राकृतिक कानून के हिसाब से चलते हैं, है ना। अच्छा, प्राकृतिक कानून या फिर जिसको नैसर्गिक विधि कहते हैं, ऐसे कानून के हिसाब से कहाँ बनाया है संविधान में जो चीजें लिखी गई है। यूएसए, अमेरिका में इसी कानून के हिसाब से नियम लिखा जाता है, और इंडिया, तो भारत हो चाहे अमेरिका हो, यहाँ पर तुमको ये प्राकृतिक या नैसर्गिक वाला मामला ज्यादा देखने को मिलता है। और ऐसे में क्या होता है, जहां भी प्राकृतिक कानून चलता है वहां पर संविधान की सर्वोच्चता होती है, या फिर इसको कह सकते हो न्यायपालिका की सर्वोच्चता। यहाँ पर न्यायपालिका किसी भी कानून की व्याख्या करेगा कि इसका मतलब ये होता है। जैसे इंटरनेट का अधिकार मूल संविधान में कहीं लिखा हुआ था क्या? नहीं लिखा हुआ था। अब ये कह रहा है कि इंटरनेट का अधिकार भी मूल अधिकार है। ये कौन बताया? सांसद थोड़ी बोला, ये न्यायपालिका बोला कि नहीं, इंटरनेट, रोटी कपड़ा मकान के अलावा इंटरनेट भी जरूरी है। तो ये समय के हिसाब से व्याख्या जो बदलते रहेगा, वो कौन व्याख्या चेंज करेगा? व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका। एक ऐसा कानून जिसमें कि एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा देश जहां पर कि संविधान की सर्वोच्चता हो। संविधान ही हमारे लिए सब चीज है, संविधान से बढ़ के कोई सांसद नहीं हो सकता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, संसद ही संविधान है, और यहाँ पर क्या होगा, न्यायपालिका उसका संरक्षण करेगा। और संविधान की सर्वोच्चता है, और संविधान की व्याख्या कौन करेगा? संविधान की व्याख्या न्यायपालिका करेगा। यानी कि संसद, आप कोई भी कानून बना लो, व्याख्या हम करेंगे। और व्याख्या किस तरह से करेंगे? प्राकृतिक नियम को हम देखेंगे। एक ऐसा कोई नियम तो नहीं बना जो प्रकृति के नियम का हनन करता हो। जो प्रकृति जो हमें दिया है एक मनुष्य होने के नाते, आप वो अधिकार हमसे नहीं छीन सकते हैं, ठीक है। तो ये इसी हिसाब से चेक करता है, समझ में आ गया ना। और ऐसे में यहाँ पर क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा, न्यायिक पुनरीक्षण जिसको या फिर पुनरावलोकन कहते हैं, क्योंकि न्यायपालिका ही मतलब कानून की व्याख्या करता है। कानून आप कुछ भी बनाओ, व्याख्या हम करेंगे, ठीक है। तीसरा आता है कौन? कॉमन लॉ, जिसको क्या बोलते हैं? लोक विधि। और एक ऐसे समाज में देखो जहां पर, जैसे इंग्लैंड की ही बात कर ले, इंग्लैंड में बात करें तो वहां पर लोक विधि भी चलता है। मतलब पॉजिटिव लॉ तो चलता ही चलता है, वहां पर लोक विधि भी चलता है। क्योंकि वहां पर क्या होता है, एक ऐसा देश जहां पर परंपरा ही कानून बन जाए। सदियों से जो परंपरा चली आ रही है हम उसी को कानून मानते हैं। तो एक ऐसा देश भी होता है जहां पर परंपरा, जैसे कि ब्रिटेन में जो राजा, जो क्राउन है, वहां पे क्राउन आज भी प्रतीकात्मक रूप में है कि नहीं? भले उसको वैल्यू नहीं मिला, पहले की जितना ताकत अब नहीं रहा, लेकिन अभी भी राजा को, मतलब क्राउन का शासन तो कह सकते हो कि अभी भी सिग्नेचर वगैरह वही करते हैं जैसे हमारे यहाँ महामहिम राष्ट्रपति करते हैं। तो
ब्रिटेन में चीजें प्रतीकात्मक रूप से वो चूंकि परंपरा चलते आ रहा है, इसलिए वो परंपरा अभी भी डूब रहा है। तो बात समझ, एक ऐसा देश जहां पर परंपरावादी कानून हो, जो सदियों से जो परंपरा चले आ रहा उसी परंपरा के हिसाब से आज भी चल रहा है। जैसे आदिवासियों का भी तुम समझ लो, वो अपने परंपरा के हिसाब से ही आज भी चल रहे हैं, कुछ ज्यादा नया परिवर्तन उसमें देखने को नहीं मिलता। तो वैसे समाज में किस तरह के कानून चलते हैं? लोक विधि या फिर इसको क्या बोलते हैं? कॉमन लॉ कहते हैं। चौथा डिवाइन लॉ, ईश्वरीय विधि। यहां पर कैसे चलेगी चीजें? धर्म तंत्र के आधार पे चलेगा, धार्मिक पुस्तक के हिसाब से चलेगा। और धार्मिक ग्रंथ ही क्या कहलाता है वहां पे धार्मिक ग्रंथ ही क्या कहलाता है? संविधान। यानी किसके हिसाब से चलेगा? इसके हिसाब से चलेगा। और न्यायपालिका जो होता है, जो न्यायपालिका जो वहां पे होते हैं, वो कौन होते हैं? धार्मिक प्रमुख। वही लोगों को न्याय देते हैं। और वो जब न्याय करेगा तो किसके हिसाब से व्याख्या करेगा? जब वो न्याय करेगा, तुम्हारा जो धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ के आधार पर वो व्याख्या करता है धर्म में किस धार्मिक ग्रंथ में हमारा किस तरह की बातें कहा है। तो धार्मिक पुस्तक में जो भी लिखा होगा वो उसी के हिसाब से फैसला देगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है किसी मामले में जैसे धार्मिक ग्रंथ में कुछ लिखा ही नहीं है, तो ऐसे में मतलब कि धार्मिक ग्रंथ में नहीं भी कोई चीज लिखा है, उसका व्याख्या कौन करेगा? जो उसको मूल व्याख्या बोलते हैं, धर्म की जो मूल व्याख्या, तो वो भी ये कौन करेगा? ये नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे, जब संविधान में कुछ ऐसा चीज जो कि मतलब रह गया, नहीं लिखा गया, उसकी मूल व्याख्या कौन करेगा? तभी तो इंटरनेट का अधिकार मूल अधिकार बना, वरना इंटरनेट शब्द कहाँ परिचित थे उस समय लोग? जब संविधान बन रहा था इंटरनेट थोड़ी पता था कि इंटरनेट बीच में जुड़ने वाला है। ठीक है, अच्छा ये सारा हम लोग देख लिए यहाँ पे, तो ये चारों कानून देख लिए ना। अब जरा सा देखें कि भारतीय समाज में किस तरह का कानून चल रहा है। दरअसल थोड़ा थोड़ा करके सभी चलता है यहाँ पे भारत में। कैसे? यहाँ पर सांसद को कानून बनाने का अधिकार मिला है कि नहीं मिला है? सांसद को भी ठीक ठाक पावर मिला है। तो देखा जाए तरह से यहाँ भी पॉजिटिव अंश दिखते हैं। हम यहाँ पर सारे देश को स्पेसिफिक क्यों लिए? वो इसलिए जैसे यहाँ पर पाकिस्तान की बात करते हैं, ईश्वरीय कानून के हिसाब से चलता है वहां पे, जो कुरान में जो भी चीज लिखा है उसी के हिसाब से चलता है। लेकिन हम यहाँ पर स्पेसिफिक देश का नाम इसलिए लिखे क्योंकि ये कानून यहाँ वहां पर ज्यादा पॉपुलर है, वहां ज्यादा मात्रा में दिखता है। जबकि भारत में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में सब चीज ज्यादा देखता है। तो जैसे यहाँ पर भी पॉजिटिव लॉ, संसद को कानून बनाने का अधिकार मिला है। अच्छा, ज्यादा मामले में यहाँ पर नेचुरल लॉ को फॉलो किया जाता है क्योंकि यहाँ पर न्यायपालिका का वैल्यू क्या है? ज्यादा है, और न्यायपालिका के हिसाब से चीजें चलती है, व्याख्या वही करती है। अच्छा, कुछ परंपरावादी कानून भी यहाँ चलता है। जैसे यहाँ भी बहुत सारे जो ट्रेडिशंस होते हैं वो भी तो चलते रहते हैं। ऐसे पुरानी कई सारी परंपरा आज भी चली जा रही है। जो देखो परंपरा कौन सी चलेगी? जो संविधान के खिलाफ ना हो, उतना ही परंपरा चलेगा जो संविधान के खिलाफ नहीं। आप पुराना रूल फॉलो करना चाहते हैं करो। जैसे कि जो हम बात एग्जांपल के तौर पे करते हैं, वो जो राजस्थान में या जो खाप पंचायत वगैरह का जो नाम सुनते थे, खाप पंचायत को अब तो थोड़ा सा उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। एक समय था कि खाप पंचायत चल रहा था कि नहीं चल रहा था। तो परंपरावादी मतलब ठीक है, कुछ लोगों के समूह के द्वारा अगर आपस में फैसला कर लेता है तो ठीक है, अगर लोग मान रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो फैसला तब तक आपका लीगल होगा जब किसी का मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा अटपटा जैसा डिसीजन मत दे देना जो कि अभी भी तो होता है पंचायत, अभी भी होता है, लेकिन अब उसका उतना वैल्यू नहीं रहा पहले की जैसा। अब उस पर रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ज्यादा ले ली है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ईश्वरीय कानून। भारत में अभी भी लोग धर्म को मानते हैं कि नहीं? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 को देखो, आपको धर्म को मानने की इजाजत है, धार्मिक स्वतंत्रता है। लेकिन ध्यान देना, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे का अधिकार का हनन कर लेना, है ना। तो धार्मिक स्वतंत्रता मिला है आपको, लेकिन संविधान के दायरे में रह करके। संविधान में दिया उसमें एक रिस्ट्रिक्शन भी है। तो थोड़ा थोड़ा मात्रा में देखा जाए तो भारतीय समाज में भी आपको क्या दिखता है? ये चारों ही प्रकार के कुछ कुछ चीजें हमको देखने को मिलता है। ये हमारा समझ में आ गया ना, टाइप्स ऑफ लॉ। इसको हम रब करते हैं, मिटाते हैं, और मिटाने के बाद फिर हम इसके आगे बताते हैं। ठीक है।